हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट अक्टूबर 2024 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज की क्लास नंबर 7 करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास में हम कक्षा 6 भूगोल पार्ट 7 हमारा देश भारत से ये क्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। और इस पार्ट से साथियों हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो दोस्तों, जो हमारा देश है, हमारे देश का जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत बड़ा है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से गिरा है। तो दोस्तों, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखरों से हमारा देश उत्तर से घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है। तो दोस्तों, जो भारत है, हमारे देश है, हमारे देश के पश्चिम में क्या है दोस्तों, ये अरब सागर है। ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पूरब की, तो दोस्तों पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो दोस्तों, भारत के दक्षिण में क्या है दोस्तों, हिंद महासागर है। ठीक है। तो दोस्तों, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत के उत्तर में क्या है। तो दोस्तों, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। और अगर हम बात करते हैं पूरब में, तो दोस्तों पूरब में बंगाल की खाड़ी है। और अगर दोस्तों हम पश्चिम की बात करते हैं तो दोस्तों पश्चिम में अरब सागर है। और दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और एनसीईआरटी की किताब में दोस्तों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। कि दोस्तों, भारत का उत्तर से जो ये दक्षिण का विस्तार है या उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। तो दोस्तों 3200 किलोमीटर है। ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों पूरब से जो दोस्तों पश्चिम की ये लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 2900 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की और यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम भारत की स्थिति को समझने वाले हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों हमारा देश अगर हम ग्लोब में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा ग्लोब। और ये हो जाएगी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को दोस्तों क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाले भाग को दोस्तों क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्तों हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो हमारे देश के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। तो दोस्तों हम ये देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो दोस्तों आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा भारत के 8 कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों 6 राज्य मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आपको ये वाले 2 राज्य के नाम बताने हैं कि ये कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम भारत का अक्षांशीय विस्तार को समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये ग्लोब है और ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं होती है इन्हें ही दोस्तों क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है। दक्षिण से उत्तर का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो दोस्तों मैप में हम समझ लेंगे ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच दोस्तों क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम देशांतरीय विस्तार को समझने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी प्रमुख यामोत्तर। और प्रमुख यामोत्तर के बाद दोस्तों ये सारी क्या हो जाएंगी, देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अब हम भारत के देशांतरीय विस्तार को समझने वाले हैं।
और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पश्चिम से पूर्व का विस्तार, तो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी विस्तार के बीच है। मैप में हो जाएगा दोस्तों ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और ये वाला हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का क्या है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, इसके बीच में दोस्तों हमारा देश है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे है दोस्तों भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट है। तो दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का मानक समय कितना है। तो दोस्तों कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, या इसी को हम 82.5 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और फिर कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा और मानक समय रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ और किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारा मानक समय है इसको कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लिया गया है। यहाँ से दोस्तों परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम भारत के पड़ोसी देशों को समझने वाले हैं। अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कौन कौन से 9 पड़ोसी देश हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के 9 पड़ोसी देश हो जाएंगे। और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कौन कौन से 7 देश हो जाएंगे, तो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन और नेपाल और भूटान, और दोस्तों अगला हो जाएगा 6ठे नंबर पर हो जाएगा म्यांमार, और अगला हो जाएगा सातवें नंबर पर बांग्लादेश। ये 7 देश ऐसे हैं जिनकी भारत के साथ स्थलीय सीमा लगती है। और मालदीव और श्रीलंका के साथ दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों यहाँ पर कौन सी, पाक जल संधि है। और दोस्तों भारत और मालदीव की स्थलीय सीमा भी एक दूसरे के साथ नहीं लगती है। इनके बीच भी दोस्तों क्या है, जल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है दोस्तों दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 7 देश तो दोस्तों ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा हमारे देश के साथ लगती है, और दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। तो दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो दोस्तों पाक जल संधि है। या कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। इस जल संधि का नाम ही दोस्तों क्या है, पाक जल संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख, और ये वाला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद दोस्तों यहाँ पर दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, और अगला दोस्तों मालदीव, मालदीव के बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पुडुचेरी, और यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य बना। तो दोस्तों यहाँ से भी एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, तेलंगाना। और तेलंगाना का गठन कब हुआ है, 2 जून 2014 को। ठीक है, अब दोस्तों हम भौतिक विभाजन को समझने वाले हैं। हिमालय पर्वत को 3 श्रृंखला में बांटा गया है। तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत है उसको 3 श्रृंखला में बांटा गया है, और बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से प्रश्न पूछे जाते हैं।
कभी कभी तो दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बृहद हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। या प्रश्न पूछा गया है कि हिमाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि मध्य हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बृहद हिमालय के बारे में समझने वाले हैं। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय कहते हैं। तो दोस्तों जो हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं, बृहद हिमालय कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी या शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में क्या है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसी श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम मध्य हिमालय को समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे उत्तर में कौन सा है, बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद कौन सा है दोस्तों, मध्य हिमालय। ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों मध्य हिमालय कहाँ है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ियाँ स्थान यहाँ स्थित है। ठीक है। आगे है दोस्तों शिवालिक। तो शिवालिक दोस्तों मध्य हिमालय के दक्षिण में क्या है, शिवालिक है। ठीक। शिवालिक हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो दोस्तों जो शिवालिक है, शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। आगे है दोस्तों हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो दोस्तों जो शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिण में क्या है, भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। यहाँ से भी साथियों प्रश्न पूछा गया है, यूटेट और सीटेट दोनों पेपरों में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे दोस्तों यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा ले गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो दोस्तों जो ये नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा जो दोस्तों पहाड़ों से मिट्टी के कटाव करके मिट्टी को बहाकर साथ लाया गया है। तो इन उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण इन नदियों से हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। क्यों उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपने साथ पहाड़ों से क्या लाते हैं, मिट्टी बहा कर लाते हैं। और ये मैदान दोस्तों कैसे होते हैं, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की भूमि उपजाऊ है और यहाँ पर अच्छी खासी फसल हो जाती है। ठीक है। आगे है विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदी बहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। और यहीं से दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी होकर बहती है। ठीक है। और दोस्तों ये नर्मदा और ताप्ती नदी दक्षिण भारत की ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो दोस्तों बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती दक्षिण भारत की ऐसी नदियां हैं। पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती। ठीक। पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। तो दोस्तों ये पश्चिम में क्या हो जाएगा, पश्चिम घाट, और पूरब में ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये पश्चिम घाट हो जाएगा और ये पूर्वी घाट हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। तो दोस्तों अब हम दक्षिण भारत की ऐसे नदियों को समझने वाले हैं जो पूरब की ओर बहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा महानदी। ठीक है। और महानदी के बाद दोस्तों अगली हो जाएगी गोदावरी, और गोदावरी के बाद दोस्तों अगली नदी हो जाएगी कृष्णा, और कृष्णा के बाद दोस्तों अगली नदी हो जाएगी कावेरी। ये दोस्तों ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में है और पूरब की ओर बहती है। और इनका जो दोस्तों सभी नदियों का जो मुहाना है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। यह नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो नदियां हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये सारी के सारी नदियां दोस्तों अपने मुहाने पर क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और जो दोस्तों ये ताप्ती और नर्मदा नदी है ये क्या नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
आगे है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। तो दोस्तों बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कौन कौन से नदियों के मुहाने पर है। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर कौन सा डेल्टा है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा दोस्तों ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। भारत में दो द्वीप समूह हैं। तो दोस्तों हमारे देश में दो द्वीप समूह हैं और ये दोनों के दोनों दोस्तों द्वीप समूह कैसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों एक हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये भी हमारे देश का क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है। और अगला द्वीप समूह हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी दोस्तों हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें जिनका भी यूटेट का पेपर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।